हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे चुका हूं कि ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, कार्य प्रणाली क्या है और ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो होने वाली हानियां हैं वो क्या है और आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के उपयोग क्या है। कल मैंने आपको एक काम बताया था कि सभी भैया बहना कमेंट्स करके बताएं कि 11वें चैप्टर को रिपीट किया जाए या फिर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया जाए। तो ज्यादातर बच्चों ने व्हाट्सएप पे कमेंट्स करके ही बताया है कि सर ये चैप्टर स्टार्ट किया जाए। आप कमेंट्स करके बताओ भाई कि आपके पास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कमेंट्स को देखकर ही हम क्या करेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे कि कहां से स्टार्ट किया जाए। तो कमेंट्स करके बताना भाई आपको कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें या 11वें चैप्टर को स्टार्ट करें। तो अब इससे आगे वाला आपके पास में जो टॉपिक है वो है आपके पास में वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। वाटहीन धारा क्या होती है और इसका मान किस प्रकार से निकालते हैं, वाटहीन धारा के अंदर होता क्या है, इसके बारे में अभी हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस टॉपिक डाल रहा हूं आपके पास में, टॉपिक है वाटहीन धारा या वाटलेस करंट। तो आपके पास में वाटहीन धारा किसे कहते हैं, इसको अच्छे से समझना। अब बहुत छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके पास में जब प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर प्रेरकत्व L तथा संधारित्र क्या है, C जुड़ा हुआ है। दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं। कौन कौन, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C जुड़े हुए हैं। परंतु आपके पास में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान क्या है, नगण्य है। प्रतिरोध का मान क्या है, नगण्य है। तब आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टा के मध्य कलांतर का मान कितना होगा भैया आपके पास में, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टा के मध्य जो कलांतर का मान होगा वो कितना होगा, प्लस माइनस π/2 होगा। तो आपके पास में कलांतर का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस π/2 होगा। क्यों होगा, इसका रीजन मैंने पीछे आपको समझा रखा है। मैंने क्या बोला है अभी कि आपके पास जब प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं और प्रतिरोध का मान क्या है, नगण्य है। तब आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टा के मध्य कलांतर का मान कितना होता है, प्लस माइनस π/2 होता है। तो इस स्थिति के अंदर आपके पास में क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती औसत शक्ति क्षय है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। अब आपके पास में प्रत्यावर्ती औसत शक्ति क्षय मैंने आपको करवा रखा है, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो उसे क्या कहते हैं, वाटहीन धारा या कार्यहीन धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटहीन धारा या कार्यहीन धारा। तो इसको दोबारा से सुन लेना। जब आपके पास प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C दोनों क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तब आपके पास में प्रत्यावर्ती और प्रतिरोध का मान कितना होता है, नगण्य होता है। तब आपके पास में प्रत्यावर्ती वोल्टा और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कलांतर का मान कितना होता है, प्लस माइनस π/2 होता है। तो इस स्थिति के अंदर आपके पास में जो प्रत्यावर्ती औसत शक्ति क्षय है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो उसे क्या कहते हैं, वाटहीन धारा या कार्यहीन धारा कहते हैं। अब आपके पास में जब प्रेरकत्व L और संधारित्र C जुड़े हुए हैं तब आपके पास में जो कलांतर है वो कितना है, आपके पास में π/2 है। क्योंकि आपके पास में यहाँ पे अच्छे से समझना भाई, जब हमने परिपथ के अंदर क्या जोड़ा था, प्रेरकत्व L जोड़ा था, तब आपके पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टा है वो प्रत्यावर्ती धारा से कितना आगे थी, प्लस π/, कला कोण क्या थी, आगे थी। परंतु जब हमने क्या जोड़ा है, संधारित्र जोड़ा है, तब आपके पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टा है वो प्रत्यावर्ती धारा से माइनस π/, कला कोण क्या होती है, मतलब कि पीछे होती है। तो ये दोनों बातें मैंने वहां पे बता दी थी, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपके पास इस स्थिति के अंदर आपके पास में जो प्रत्यावर्ती
औसत शक्ति 6 है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास में प्रत्यावर्ती औसत शक्ति जो 6 आया था वो कितना आया था आपके पास में, पी एवरेज बराबर आया था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कितना आया था, कोस 5। तो आपके पास में यहाँ कोस 5 बराबर कितना आपके पास में प्लस माइनस पाई बाई 2 है। तो आपके पास में कोस प्लस माइनस पाई बाई 2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। तो 0 को इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मान होगा, पी एवरेज बराबर हो जाएगा आपके पास में 0। तो आपके पास प्रत्यावर्ती जो औसत शक्ति 6 है उसका मान कितना है, 0 है। तो उस धारा को क्या कहते हैं हम, वाटहीन धारा या कार्यहीन धारा कहते हैं। अब आपके पास में जो वाटहीन धारा है या कार्यहीन जो धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा का एक घटक होता है। प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है, एक घटक होता है। और आपके पास में ये जो घटक है इस घटक के अंदर औसत शक्ति जो 6 है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो ध्यान से समझना, आगे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं कि वाटहीन धारा प्रत्यावर्ती धारा का एक घटक है जिसमें औसत शक्ति 6 का मान 0 होता है। का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए आपके पास में प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर तात्क्षणिक शक्ति, तो यहां पे लिखेंगे आपके पास में, इसलिए प्रत्यावर्ती परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति, तो आपके पास में तात्क्षणिक शक्ति P बराबर कितना होता है भैया आपके पास में, V इंटू कितना होता है, I। तो आपके पास में तात्क्षणिक शक्ति कितनी होगी आपके पास में, P बराबर हो जाएगा आपके पास V इंटू I। अब आपके पास में यहाँ पे परिपथ के अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है, आपके पास में एक प्रेरकत्व L जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है, संधारित्र C जुड़ा हुआ है। तो आपके पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टा है V बराबर कितना होगा, Vm sin ओमेगा t होगा। और आपके पास में I बराबर कितना होगा, I बराबर Im sin ओमेगा t माइनस कितना होगा, 5 होगा। तो ये दोनों मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या मान होगा, P बराबर हो जाएगा आपके पास में Vm sin ओमेगा t इंटू कितना होगा, Im sin और कितना हो जाएगा ओमेगा t माइनस में 5 होगा। तो अब उससे आगे अच्छे से समझना कि आपके पास में यहाँ Vm और Im क्या है, नियतांक मान है, बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास में P बराबर हो जाएगा Vm Im और कितना होगा आपके पास में साइन ओमेगा टी साइन कितना होगा आपके पास ओमेगा टी माइनस में 5। तो यहां पे देखना भाई कि आपके पास में साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, चूंकि साइन ए माइनस में बी, ए का कार्य कौन कर रहा है ओमेगा टी, बी का कार्य कौन कर रहा है, फाई कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर क्या सूत्र होता है अभी आपके पास में, इसका सूत्र होता है आपके पास में साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन ए बी। तो इस सूत्र से इसको खोलेंगे, ए माइनस बी के सूत्र से इसको खोलेंगे तो आपके पास में क्या मान आएगा, यहाँ पे जो मान होगा वो होगा आपके पास में P बराबर वी एम आई एम और कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इसको खोलेंगे तो आपके पास क्या होगा, साइन ओमेगा टी और कितना हो जाएगा कोस 5, साइन ओमेगा टी कोस 5 और क्या होगा आपके पास में माइनस
कितना होगा आपके पास में कोस ओमेगा टी और कितना हो जाएगा साइन 5 हो जाएगा। कितनी संख्याएं आ गई यहाँ पे? 2 संख्याएं आ गई। इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं? Vm Im साइन ओमेगा टी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास क्या मान होगा? P बराबर हो जाएगा आपके पास में Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी और क्या होगा कोस 5 और क्या होगा आपके पास माइनस Vm Im और कितना होगा आपके पास में साइन ओमेगा टी इंटू कितना होगा आपके पास में कोस ओमेगा टी और साइन 5 होगा, साइन 5। अब इससे आगे अच्छे से समझना भाई, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कितना हो गया आपके पास में? यहां होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहां पे साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो आपके पास यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और साइन 5 बराबर कितना मान होगा आपके पास में? तो इसको अच्छे से समझना कि आपके पास यहां जो मान होगा वो होगा आपके पास में P बराबर हो जाएगा Vm Im और कितना होगा आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कितना हो गया कोस 5 और आपके पास यहां पे कितना मान हो गया? माइनस 1/2। 1/2 से क्या कर दो? इसको गुणा कर दो और 2 से क्या कर दो? भाग कर दो। तो आपके पास 2 से गुणा 2 से भाग करने पर आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो मान होगा वो मान होगा आपके पास में कितना? Vm Im और कितना हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू साइन ओमेगा टी और कितना हो जाएगा कोस ओमेगा टी और कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे साइन 5। कितना हो जाएगा? साइन 5। तो यहाँ पे ध्यान देना भाई, आपके पास में 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का मान कितना होता है आपके पास में? 2 साइन थीटा। तो आपके पास में यहाँ पे 2 साइन थीटा बराबर क्या सूत्र लिख सकते हैं हमें? 2 साइन साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा और कितना होगा आपके पास में 2 साइन थीटा और कितना होगा? कोस थीटा होगा। 2 साइन थीटा और कितना होगा? कोस थीटा होगा। तो आपके पास में यहाँ पे ये मान आ गया। तो अब उससे आगे आपके पास यहाँ साइन 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का मान क्या डाल सकते हैं? साइन 2 ओमेगा टी डाल सकते हैं। तो आपके पास कितना मान होगा? यहाँ पे जो मान होगा आपके पास में P बराबर हो जाएगा Vm Im और कितना हो जाएगा कोस 5 और कितना हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। उसके पश्चात माइनस 1/2 Vm और कितना होगा? Im होगा और कितना होगा आपके पास में? यहाँ पे मान आ जाएगा आपके पास में कोस, यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी और कितना हो जाएगा? साइन 5 हो जाएगा, साइन 5। तो यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में औसत शक्ति, इससे आगे हम औसत शक्ति निकालेंगे। पहले हम इसको 2 मान लेते हैं। ये मान आपके पास में क्या है? P1 है और ये मान क्या है आपके पास में? P2 है। क्या है? P2। तो आपके पास में यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा? P1 माइनस में P2 हो जाएगा। P1 माइनस में P2 हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में यहां P1 और P2 हो गया। तो आपके पास में औसत शक्ति, तो यहां लिखेंगे औसत शक्ति। तो औसत शक्ति, दोनों की औसत शक्ति निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा? इसका भी समाकलन होगा, P1 का भी और P2 का भी क्या होगा? समाकलन होगा। तो आपके पास यहां पे ध्यान देना कि आपके पास चूंकि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, चूंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। और आपके पास में जो साइन 2 ओमेगा टी है, कितना है? साइन 2 ओमेगा टी है। इस साइन 2 ओमेगा टी का जो मान होता है वो आपके पास औसत जो मान होता है कितना होता है? 0 होता है। ये दोनों मान मैंने पीछे सोल्व करवा रखे हैं भाई कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन करने पर, औसत निकालने पर आपके पास कितना आएगा? 1/2 आएगा और साइन 2 ओमेगा टी का कितना आएगा? 0 आएगा। पीछे सोल्व करवा रखा है मैंने। तो ये दोनों मान उठाकर हम यहां डालेंगे तो आपके पास में
यहाँ P1 बराबर कितना मान हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा आपके पास में Vm Im, और कितना होगा आपके पास में, यहाँ हो जाएगा cos फाइव, cos फाइव। दूसरा आपके पास यहाँ कितना हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा आपके पास में 1/2 Vm Im, और कितना होगा भाई आपके पास में, यहाँ पे 0 है साइन फाइव, और कितना हो जाएगा इंटू 0 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 को इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में कौन सा घटक है, तो यहाँ पे इसका अगर हम ग्राफ बना ले, क्या बना ले, ग्राफ बना ले, तो आपके पास में यहाँ पे क्या है, प्रत्यावर्ती धारा Im है, और यहाँ पे कोण कितना है, फाई है। इन दोनों के मध्य जो कलांतर है वो कितना है, π/2 है। क्या है, π/2 है। तो अब आपके पास यहाँ देखना कि प्रत्यावर्ती धारा के कितने घटक होंगे, 2 घटक होंगे। इस साइड आपके पास में क्या होगा, Im cos फाई होगा, और इस साइड आपके पास में क्या होगा, Im sin फाइव होगा। Im क्या होगा, sin फाइव, क्योंकि आपके पास में यहां पे ध्यान देना कि जो Im sin फाइव है उसके अंदर औसत शक्ति 6 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और आपके पास में Im cos फाइव के अंदर जो औसत शक्ति 6 है वो कितना आ रहा है, Vm आ रहा है। तो आपके पास में कौन सा घटक होगा भाई, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि जो वाटहीन धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, एक घटक है, जिसके अंदर आपके पास में औसत शक्ति 6 कितना होता है, 0 होता है। तो किसके अंदर हो रहा है, P2 के अंदर हो रहा है, और P2 के अंदर कौन से घटक के अंदर, Im sin फाइव के अंदर क्या हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे जो Im sin फाइव है वो क्या है, आपके पास में वाटहीन या कार्यहीन धारा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमें वाटहीन धारा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, Im sin फाइव होगा, कितना होगा, Im sin फाइव। तो इस बात का ध्यान रखना भाई। ये हो गया आपके पास में वाटहीन धारा। अब इससे आगे आपके पास में जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक आपके पास में चौक कुंडली, और चौक कुंडली आपके लिए क्या है, वेरी 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 इंपोर्टेंट है। तो चौक कुंडली को अच्छे से समझना भाई। टॉपिक आपके पास में चौक कुंडली, या चौक कोयल भी बोलते हैं इसको। तो आपके पास में चौक कुंडली क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना। वह विद्युत युक्ति या उपकरण, वह विद्युत युक्ति या उपकरण जिसमें ऊष्मा ऊर्जा हानि को नगण्य करके, जिसके अंदर जो ऊष्मा ऊर्जा हानि हो रही है उसको नगण्य करके धारा को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, वह युक्ति या उपकरण क्या कहलाता है, चौक कुंडली कहलाता है। तो इसकी साधारण सी डेफिनेशन हम निकाले तो क्या होगी कि वह उपकरण या युक्ति जिसकी सहायता से धारा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और जिसके अंदर जो ऊष्मा ऊर्जा हानि है उसको क्या रखते हैं, नगण्य रखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा से सुन लेना भाई। वह युक्ति या उपकरण जिसमें ऊष्मा ऊर्जा हानि को नगण्य करके धारा को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, वह युक्ति या उपकरण क्या कहलाता है, चौक कुंडली कहलाता है। अब आपके पास में इससे आगे अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई है तो सेकेंड समझना कि आपके पास वह उपकरण या युक्ति जिसके अंदर प्रेरकत्व L का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और प्रतिरोध R का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, या वह परिपथ जिसके अंदर प्रेरकत्व का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, और प्रतिरोध का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, जिसकी सहायता से धारा को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, क्या कहलाता है, चौक कुंडली कहलाता है। तो 2 डेफिनेशन हो गई भाई इसकी। तो अब इससे आगे आपके पास में चौक कुंडली की बनावट, तो बनावट को अच्छे से समझना।
चोक कुंडली की बनावट या कंस्ट्रक्शन। तो अब आपके पास में चोक कुंडली किस प्रकार से बनाई जाती है, इसको अच्छे से समझना। चोक कुंडली बनाने के लिए हम एक आयताकार नरम लोहे की क्या लेते हैं, पट लेते, क्रोड लेते हैं। तो चोक कुंडली बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक आयताकार नरम लोहे की क्या लेते हैं, पटलित क्रोड लेते हैं, और इस पटलित क्रोड के ऊपर तांबे के तार फेरों के रूप में क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। एक आयताकार नरम लोहे की पटलित क्रोड लेते हैं, या फिर इसको गोलाकार भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गोलाकार क्या लेते हैं, नरम लोहे की पटलित क्रोड लेते हैं, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, तांबे के तार लपेट देते हैं, तथा इसके साथ में हम क्या जोड़ देते हैं, एक बल्लभ, और एक क्या जोड़ देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ देते हैं। ठीक है भाई। तो यहां पे ध्यान देना, बनाते कैसे हैं, इसकी बनावट क्या है। तो चोक कुंडली बनाने के लिए हम एक पटलित क्रोड लेते हैं नरम लोहे की, और उसके ऊपर क्या करते हैं, तांबे के तार लपेट देते हैं। तो बनी हुई जो युक्ति है वो क्या कहलाती है, चोक कुंडली कहलाती है। क्या कहलाती है, चोक कुंडली कहलाती है। तो चोक कुंडली बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा चोक कुंडली बनाते समय, तो उसको अच्छे से समझना भाई। तो आपके पास में फर्स्ट जो बात है वह आपके पास में चोक कुंडली बनाते समय जो आपने पटलित क्रोड बनाई है वो कैसी होनी चाहिए, नरम लोहे की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नरम लोहे की होनी चाहिए, क्योंकि नरम लोहे की होगी तो उसके अंदर जो ऊष्मा हानि है या भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न जो ऊष्मा हानि है वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी या न्यूनतम हो जाएगी। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपके पास में चोक कुंडली बनाते समय जो क्रोड बनाई है, पटली जो क्रोड बनाई है आपने, वो कैसी होनी चाहिए, नरम लोहे की होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में उसके ऊपर जो उत्पन्न भंवर धाराएं हैं उसके कारण जो ऊष्मा हानि है वो क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। सेकंड क्या होगा आपके पास में, सेकंड होगा आपके पास में कि चोक कुंडली बनाते समय जो हम तांबे के तार ले रहे हैं वो तांबे के तार क्या होने चाहिए, मोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मोटे तांबे के तार होने चाहिए, क्योंकि मोटे तांबे के तारों के अंदर जो ऊष्मा हानि है वो क्या होती है, कम होती है। तो दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली बात क्या है, पटलित क्रोड कैसी होनी चाहिए, नरम लोहे की, क्यों, क्योंकि भंवर धाराओं के कारण उसके अंदर ऊष्मा हानि न हो। सेकंड क्या हो गया आपके पास में, जो तांबे के तार वो कैसे होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, ताकि उसके अंदर ऊष्मा हानि न हो। उसके पश्चात आपके पास में चोक कुंडली के अंदर जो हमने फेरे बनाए हैं तांबे के तार के, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि फेरों की संख्या अधिकतम होगी तब आपके पास में प्रेरकत्व L का मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा, और प्रेरकत्व L का मान अधिकतम होगा तो उसके अंदर ऊष्मा हानि क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई कि आपके पास में चोक कुंडली बनाते समय तांबे के तार से जो आपने फेरे लगाए हैं फेरों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतम होगी तो उसके अंदर प्रेरकत्व का मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा, और जब प्रेरकत्व का मान अधिकतम होगा तो आपके पास में उसके अंदर ऊष्मा हानि सबसे कम होगी, क्योंकि आपके पास में जो प्रेरक होता है उसके अंदर ऊष्मा हानि क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये हो गई इसकी बनावट। बनावट के अंदर कुछ भी नहीं है, बनावट के अंदर साधारण सा लिखना है आपको कि आपके पास चोक कुंडली बनाते समय या चोक कुंडली बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक पट लेते, नरम लोहे की क्रोड लेते हैं जिसके ऊपर तांबे के तार लपेट देते हैं। उसको बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है वो सावधानियां मैंने आपको बता दी हैं। तो अब इससे आगे आपके पास में अगला है चोक कुंडली का सिद्धांत, प्रिंसिपल। तो आपके पास में चोक कुंडली का सिद्धांत क्या होगा, चोक कुंडली का सिद्धांत, सिद्धांत को अच्छे से समझना भाई। तो आपके पास में जो चोक कुंडली है वो वास्तव में क्या है, एक प्रेरक तव है। क्या है, वास्तव में एक प्रेरक तव है।
क्यों है प्रेरकत्व? क्योंकि इसके ऊपर हमने तांबे के तार क्या किए, फेरों के रूप में लपेटे हैं। तो आपके पास में जो चौक कुंडली है क्या है, एक प्रेरकत्व है। परंतु इसके ऊपर हमने जो तांबे के तार लपेटे हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्योंकि संभव बात है, बगैर प्रतिरोध इसके अंदर जब इसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो आपके पास ये संभव नहीं है कि किसी भी जो मेटल है उस मेटल का प्रतिरोध शून्य हो। तो आपके पास में यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तब आपके पास में इसकी जो प्रतिबाधा होगी, जो चौक कुंडली है इसकी जो प्रतिबाधा होगी वो कितनी होगी भाई आपके पास में, यहाँ पे Z बराबर हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट कितना होगा आपके पास में R स्क्वायर प्लस में XL स्क्वायर। यहाँ संधारित्र नहीं है भाई, प्रतिबाधा Z बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XL स्क्वायर। अब आपके पास में ये जो प्रतिबाधा आ रही है इसके कारण आपके पास में चौक कुंडली के अंदर जो प्रवाहित धारा है वो कितनी होगी, आपके पास में जो धारा होगी वो होगी आपके पास में IRMS बराबर कितना हो जाएगा, VRMS बटे कितना हो जाएगा आपके पास में Z, बटे कितना हो जाएगा Z। क्योंकि आपके पास में यहाँ पे प्रतिबाधा Z बराबर कितना आया है, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में XL स्क्वायर। तो आपके पास में IRMS बराबर हो जाएगा आपके पास में VRMS बटे कितना हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा XL स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में चौक कुंडली के अंदर धारा को, चौक कुंडली के अंदर धारा को प्रतिरोध R तथा प्रेरक L से क्या कर सकते हैं, हमें जो धारित्य प्रतिघात है XL उससे क्या कर सकते हैं, हमें नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि इनके मान को कम या ज्यादा करके धारा के मान को क्या किया जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो हम साधारण तौर से बोल सकते हैं कि चौक कुंडली के प्रतिरोध R तथा प्रेरक L को क्या करके, नियंत्रित करके, या उनसे हम किसको नियंत्रित कर सकते हैं, धारा के मान को नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे ध्यान देना कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के अंदर ऊष्मा हानि क्या होती है, अधिक होती है। जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के अंदर ऊष्मा हानि क्या होती है, अधिक होती है। परंतु प्रेरकत्व के अंदर ऊष्मा हानि क्या होती है, ना के बराबर होती है, नगण्य होती है। इसलिए प्रतिरोध के मान को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्या करते हैं, कम करते हैं। और प्रेरकत्व के मान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और धारा के मान को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये हो गया आपके पास में इसका सिद्धांत। इसी के आधार पर आपके पास, या इसी सिद्धांत के ऊपर जो चौक कुंडली है वो क्या करती है, कार्य करती है। किसके आधार पर, कि प्रतिरोध के मान को कम करके और प्रेरक के मान को बढ़ाकर, प्रेरकत्व के मान को बढ़ाकर आपके पास में धारा के मान को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसी सिद्धांत के ऊपर चौक कुंडली क्या करती है, कार्य करती है। अब इससे आगे आपके पास में इसी का टॉपिक है कि चौक कुंडली के उपयोग कहां कहां किए जाते हैं। तो ध्यान से समझना भाई, आपके पास में चौक कुंडली का जो उपयोग है वो आपके पास में अधिकतर जितने भी विद्युत उपकरण है सबके अंदर किया जाता है। क्योंकि आपके पास में धारा को नियंत्रित करने के लिए हर उपकरण के अंदर चौक कुंडली की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आपके पास क्या हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पंखे हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन सब के अंदर हम क्या करते हैं, चौक कुंडली का उपयोग करते हैं। क्योंकि चौक कुंडली क्या करती है, धारा को नियंत्रित करती है। तो अब आपने देखा भी होगा, कभी टीवी को या रेडियो को खोलकर देखा होगा तो उसके अंदर आपके पास में एक नरम लोहे की क्या होती है, छड़ होती है, उसके ऊपर काफी सारे तांबे के तार क्या होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। तो वो जो आपके पास में उपकरण है वो उपकरण क्या है, आपके पास में चौक कुंडली है। क्या है, चौक कुंडली। तो ये हो गया आपके पास में चौक कुंडली। अब इससे आगे आपके पास में एक टॉपिक और बचा है, वो है आपके पास में धातु संसूचक। तो आपके पास में धातु संसूचक क्या होता है, इसके बारे में अभी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो टॉपिक आपके पास में धातु संसूचक, मेटल डिटेक्टर। तो धातु संसूचक क्या होता है
उसको अच्छे से समझना भाई कि आपके पास में प्रत्यावर्ती परिपथों में दो धातु संसूचक होता है, वो आपके पास एक एलसी परिपथ होता है। कैसा परिपथ होता है? तो एलसी परिपथ होता है। तो दोबारा से सुन लेना इसको कि प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर धातु संसूचक क्या होता है? एक एलसी परिपथ होता है। कौन सा परिपथ होता है? एलसी परिपथ होता है। और ये जो परिपथ होता है ये अनुनाद अवस्था में होता है। किसमें होता है? अनुनाद अवस्था में। अनुनाद अवस्था कब होगी आपके पास में? एक्सएल बराबर क्या होगा? एक्ससी होगा। एक्सएल बराबर क्या होगा? एक्ससी होगा। तो ये आपके पास जो एलसी परिपथ है ये क्या होता है? अनुनाद अवस्था के अंदर होता है। जब हम धातु संसूचक के अंदर से गुजरते हैं तो अगर हमारी जेब के अंदर कोई धातु रखी हुई है तो वहां पे हमें बीप की ध्वनि क्या होती है? सुनाई देती है। ये बीप की ध्वनि क्यों सुनाई देती है इसका रीजन मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्योंकि हम जैसे ही धातु संसूचक से गुजरते हैं तो हम वास्तव में कुंडली से गुजरते हैं। किससे गुजरते हैं? कुंडली से गुजरते हैं, जिसके ऊपर फेरों कितने फेरे लगे हुए हैं? एन फेरे लगे हुए हैं। तो हम जैसे ही उस कुंडली से गुजरेंगे, अगर हमारी जेब के अंदर कोई धातु की वस्तु रखी हुई है तो धातु की वस्तु रखी हुई होने के कारण जो आपके पास में एलसी परिपथ है उस एलसी परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो जैसे ही आपके पास में एलसी परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? परिवर्तित होती है, तो आपके पास में उस परिपथ के अंदर एक चेतावनी ध्वनि या बीप की ध्वनि क्या होती है? हमें सुनाई देती है। तो ये होगा आपके पास में एलसी परिपथ। अब एलसी परिपथ का जो उपयोग करते हैं हम, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मॉल हैं, सिनेमा थिएटर है, या फिर आपके पास में एयरपोर्ट है, या फिर आपके पास रेलवे स्टेशन है, वहां पे आपके पास में क्या लगा हुआ है? एक धातु संसूचक लगा हुआ है। हम जैसे ही उससे गुजरते हैं तो वहां पे क्या होता है? हमें एक बीप की ध्वनि सुनाई देती है। तो आपके पास वो उपकरण क्या है? आपके पास में धातु संसूचक है। दोबारा से सुन लेना कि आपके पास में प्रत्यावर्ती परिपथों के अंदर जो धातु संसूचक है एक क्या है? एलसी परिपथ है। कैसा परिपथ है? एलसी परिपथ है। और आपके पास में ये जो एलसी परिपथ है ये क्या होता है? अनुनाद अवस्था में होता है। क्या होता है? अनुनाद अवस्था में होता है। जब हम धातु संसूचक से गुजरते हैं तो वास्तव में क्या करते हैं? कुंडली से गुजरते हैं। और अगर आपके जेब में कोई क्या रखा हुआ है? कोई धातु का वस्तु रखी हुई है, उपकरण रखा हुआ है, तो हम जैसे ही धातु संसूचक से गुजरेंगे उसकी प्रतिबाधा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और प्रतिबाधा जैसे ही परिवर्तित होती है तो उस परिपथ के अंदर एक चेतावनी ध्वनि या बीप की ध्वनि क्या होती है? सुनाई देती है। तो ये अपना 10वां चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 10वें चैप्टर के अंदर किसी भी भैया बहना को किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, जरा सी भी अगर आपको प्रॉब्लम है, जरा सा भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं। उस टॉपिक को क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। तो भाई कल हम करेंगे, आप बताओगे उसी के अनुसार स्टार्ट करेंगे। या तो आप बोलो 11वां चैप्टर रिपीट करें या फिर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें, आपकी इच्छा है। आप फटाफट कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। और हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे सब्सक्राइब तो कर सकते हो आप। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।